नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विश्व में उथल-पुथल मची हुई है, उसकी जानकारी सर लगातार हम सबको देते रहते हैं। और एक बार फिर से हम उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे और शुरुआत हम करते हैं रूस-यूक्रेन जंग से। कहीं न कहीं सर, अब जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि एक एग्रेसिव जो है वो रूस दिखा रहा है। हालाँकि बैकफुट पर यूक्रेन है, अब वो एग्रेसिव ना होकर रक्षात्मक हो चुका है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ट्रंप भी बार-बार कह रहे हैं कि हम युद्ध को समाप्त कराएँगे। हालाँकि रूस धमकी देने की कोशिश कर रहा है, अलग-अलग मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अब ये युद्ध किस दिशा में बढ़ेगा? क्योंकि महज़ 2 महीने के बाद 3 साल पूरे हो जाएँगे। बिल्कुल। अंकित, देखो, इसमें 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो अभी वहाँ की सिचुएशन है। एक तो एक कुर्स्क वाली सिचुएशन है जो रूस के अंदर यूक्रेन ने चला गया था। तकरीबन वो कह रहे थे कि 70-80 किलोमीटर, और वो उनके ट्रुप्स वहाँ थे। दूसरा जो है जो यूक्रेन की हालत है, उनके फौज की और उनके जो साजो सामान की। तीसरा है नाटो। अब नाटो नहीं कहूँगा, यूरोप की बात करूँगा। यूरोप की जो हालत है अभी, जो धमकी पुतिन दिए जा रहे हैं, पुतिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, जो आपने कहा। और वो धमकी भी दिए जा रहे हैं। यूक्रेन को तो अलग की बात है, यूरोप को भी दे रहे हैं। और साथ जो आखिरी चीज है कि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है 20 तारीख के बाद, वो जो है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। तो ये 4-5 जो है मुख्य चीजें हैं जिसके ऊपर इस वॉर की हर एक चीज रुकी हुई है। और कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आगे अब क्या होगा, किस तरह चलेगा। हालांकि बात हो चुकी है, पुतिन और ट्रंप की भी हो चुकी है। ट्रंप भी अपनी तरफ से पहले से ही तैयारी कर चुके हैं कि उन्होंने क्या करना है। बट ये जरूरी है कि अब वो आने के बाद ही, राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ही एक्शन करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ कर्स्क रीजन में, जहां कहा जा रहा था या जेलेंस्की को ये लगा था कि वहां जाने के बाद वो रूस को थोड़ा पीछे हटा पाएंगे। रूस की सेना जो है दूसरी जगह जहां पर कब्जा करती जा रही थी यूक्रेन में, वो वहां से रूस ले आएगा और उसको रोक पाएंगे कि रूस के वो यूक्रेन के ऊपर और कब्जा नहीं कर सके। और ये दिखा पाएंगे यूरोप को कि वो रूस के अंदर जाने में सक्षम है और मदद मिलनी चाहिए। लेकिन उसको वो फायदा नहीं हुआ उनको। पहले तो पुतिन ने कोई उसका इफेक्ट नहीं लिया। ये अंदर गए, उन्होंने कोई खास नहीं किया। बाद में उन्होंने अपनी सेना और जो नॉर्थ कोरिया की सेना थी उसको लगाया उसमें। लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन रखी, वो नहीं, उससे घबराए नहीं कि नहीं जी वो आ गया अंदर, हमने वापस करना है। उन्होंने डेडलाइन रखी। पहले उन्होंने आई थिंक अक्टूबर दिया था, अब उन्होंने दिसंबर का दिया था कि दिसंबर तक जो है इनको बाहर करना है। अब उन्होंने जो है पूरी ताकत लगा दी है वहां पर। उन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेज भेज दी हैं, मेरिन्स को भेजा है, और तकरीबन 60% जो एरिया लिया था यूक्रेन ने उन्होंने कब्जा कर लिया है। थोड़ा बहुत रह गया है। और वहां पर जो यूक्रेन के सैनिक हैं, वो अब वहां जगह, उन्होंने अभी देखिए कहा यह जा रहा है कि 40,000 करीब सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन के। वहां कितनी सही है कितनी गलत है हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ की खबर है। लेकिन अभी जो न्यूज है कि काफी यूक्रेनिक सैनिक वहां सरेंडर कर चुके हैं। कर्स्क रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, कुर्स्क की बात कर रहा हूँ। वहां पर कुछ जो न्यूज आ रही है, इनफैक्ट ये तो खबर इवन यूरोपियन न्यूज चैनल्स की है, जो ये कह रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं कि कुछ सैनिक वहां से आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम वहां रह के करें क्या, हम सिर्फ मर रहे हैं वहां, क्योंकि ये इलाका तो रूस वापस ले ही लेगा। बाद में हमारे पास कुछ आना नहीं है, तो हम रुके किस लिए हैं। और उनको जेलेंस्की ने बोला कि रुके रहो 20 जनवरी तक, कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप जो भी करते हैं उसमें क्या होता है कि हम कुछ कह तो सकते हैं। बिकॉज अब वो भी समझ चुके हैं कि इसके आगे जो है ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी। तो ये हालत है कर्स्क की, जिसमें
नुकसान देखा जाए तो यूक्रेन का बहुत ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू जेलेंस्की। ये जो है वहाँ की अभी कंडीशन है। जहाँ तक नाटो के हालात हैं, देखिए अब मैं यूरोप की बात करूँगा। नाटो तो अब ट्रंप लीजिए तो उन्होंने पहले ही बोला है कि इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। यूरोपियन यूनियन का हालत ये है कि उन्होंने खुद ये बोला है, इंग्लैंड के इंटेलिजेंस का ये कहना है, ब्रिटिश अमेरिका, कि रूस जो है अपनी क्षमता 2 गुना से 2.5 गुना बढ़ा चुका है, 2 से 2.5 गुना ज़्यादा तक बढ़ा चुका है वेपन प्रोडक्शन करके। और बाकी जो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, चाहे मिसाइल्स की है, ड्रोन्स की है, बाकी हथियार की है, और ये क्षमता उन्होंने यूरोप से कंपेयर किया है। यूरोपियन यूनियन के जो अभी बने हैं राष्ट्रपति, उन्होंने यूरोप में बोला है कि रूस कोशिश करेगा छद्म युद्ध करने की, कि ये हमारे साथ जो है वो जो होस्टाइल एक्शंस करेगा। जो आपने देखा बीच में हुए थे, कई जगह ब्लास्ट हुए थे यूरोप में, वेयर हाउसेज में, कहीं मॉल्स में, कहीं कहीं इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए और इससे तैयार रहना पड़ेगा। तो ये एक तरह से उनका डर दिखाता है। बिल्कुल। जर्मनी अपने बॉर्डर पर सेना तैयार कर रहा है। पोलैंड में एयर बेस पर नॉर्वे ने वो एयरक्राफ्ट इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्वे रिस्पॉन्सिबल है जो यूरोप की एयर डिफेंस के लिए। तो अब ऐसी चीजें हो रही हैं, मतलब उनको लग रहा है, एक डर बैठ रहा है कि कहीं ना कहीं रूस जो है बोलता आ रहा है, पुतिन बोलते आ रहे हैं कि अगर जैसे यूरोप ने सैंक्शन दे दिया लॉन्ग रेंज वेपन्स को रूस के अंदर के लिए, तो वो कार्रवाई करेंगे। तो एक तरह से ये डर उनके अंदर आ रहा है। उनकी खुद की क्षमता कम है, वो जानते हैं। तो ये हालत हो गई है यूरोप की। और उसके बाद अगर आप आए, देखिए अभी अमेरिका का क्या हुआ है। आज की न्यूज़ है मेरे ख्याल से कि इन्होंने $24 बिलियन का पैकेज जो बाइडेन ने दिया था यूक्रेन को, जो कि सीनेट ने मना कर दिया अभी कि भाई नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनकी पॉलिसी ये है। बिकॉज अब तो शुरू हो गई है उनकी भी पॉलिसी, उनकी भी उनसे बात करनी पड़ेगी इनको। तो ये बहुत बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए अगर ये नहीं आया तो। हालांकि $275 मिलियन का था, वो तो आ रहा है, वो उनके पैकेज उनके पास आएगा। तो ये जो है कंडीशन अभी कुर्स्क रीजन की और नाटो की है, जहां पर अब यूक्रेन ने जरूर कुछ ATACMS जो मिसाइल हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं अमेरिका से, जो उन्होंने ली थी और जो परमिशन मिलने के बाद इन्होंने रूस में दागा था। अभी उन्होंने लेटेस्ट में 7 मिसाइलें दागी थी, जिसमें 5 मार गिराई रूस ने, 2 जो है कहीं, और 2 ने डैमेज किया S-400 जो एक बहुत ही उन्नत किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया में भी जो इंडिया में भी एक बैटरी आई है और आनी है 2 और, जो डीले हो रही हैं इसकी वजह से, वो जो है डैमेज हुई हैं। अब कहा तो जा रहा है कि डैमेज हुई हैं या डिस्ट्रॉय हुई हैं। अगर डिस्ट्रॉय हुई हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर डैमेज हुई हैं तो खैर रिपेयर हो सकती हैं। और रूस ने बोला है कि डैमेज हुई हैं 2 जो ATACMS आए थे। लेकिन ये भी देखिए कि 7 में से 5 को मार गिराया रूस ने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और 2 दिन पहले रूस ने तकरीबन 188 ड्रोन और 20 मिसाइलों से बहुत बड़ा आक्रमण किया था कीव के ऊपर। तो ये जो है एक नई चीज है कि पुतिन, जो आपने कहा, बिल्कुल एग्रेसिव हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है, वो भी 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि 20 जनवरी तक जितना कुछ हासिल कर सकते हैं उनको कर लेना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, अभी हमने जो बात की कि यूरोप भी डरा हुआ है, उन्होंने एक नई ऑर्शनिक मिसाइल, वो उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने निप्रो के पास जो मिलिट्री बेस है यूक्रेन का, वहां पर उन्होंने फायर किया, जो ये काफी डैमेज वहां पर हुआ है। और ये जो बेसिकली उन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉलेशन में किया है। अब उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तक मैंने कीव पर नहीं कर रहा था, यूक्रेन की राजधानी पर, और अब ये वहां भी उनके मिलिट्री और जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉलेशन है वहां भी करेंगे। और ये ऑर्शनिक मिसाइल की मैं बता दूं, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये 2.5 से 3 मैक स्पीड से चल रही है, मतलब उतने गुना स्पीड ऑफ साउंड से के, और वो जो है डिटेक्ट नहीं होगी,
मतलब उसके काउंटर मेजर नहीं है अभी तक। और ये इन्होंने एक तरह से इन्होंने टेस्ट किया था, ये जो उन्होंने खुद बोला है कि ये टेस्ट किया, और पुतिन ने खुद बोला है कि ये इंटरसेप्ट नहीं हो सकती। तो ये एक और बड़ा झटका है यूरोप के लिए कि अगर इस मिसाइल से उन्होंने, इसकी रेंज ही 1500 किलोमीटर जो बहुत ज़्यादा है, बढ़ाई जा सकती है 3000 तक, तो इससे काफ़ी कुछ नुकसान उनके ऊपर कर सकते हैं। और उन्होंने बोला भी कि निप्रो में हमने ये दाग करके इसको टेस्ट फायर किया है। तो ये जो है काफ़ी इसके सबसे बड़ी खासियत है, एक तो होगा कि इंटरसेप्ट नहीं होगी, दूसरी 6 इसके वॉरहेड हैं और हर वॉरहेड में 6 सब म्यूनिशन हैं, मतलब 36 तरह के म्यूनिशन से एक साथ ले जाकर के आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से जो है ये चूंकि इसकी ये खासियत है कि ये जब डिसेंट करती है नीचे ऊपर से आती है तो काइनेटिक एनर्जी और पिकअप करती है, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है इसके बारे में ऑलरेडी दिखा दिया पुतिन ने। तो एक चीज और परेशानी है का सबब बन गया है यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के लिए। जहां तक ट्रंप का सवाल है, देखिए ट्रंप ने ऑलरेडी वो बोल चुके हैं कि इस युद्ध को खत्म करेंगे। उनकी टीम ने एक स्टडी पहले ही किया था जून में, जिसकी हम लोग बात पहले कर चुके हैं, दर्शकों को बताया भी था कि जून जुलाई में इनकी एक स्टडी टीम थी जिन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने ये कहा था कि लड़ाई को रोकने का एक तरीका है कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएं, जिससे उसको लगे कि उसके पास ताकत है कि रूस को रोकने की, और जो हिस्सा रूस ले चुका है उसके बारे में कोई बात नहीं हो और रूस ले ले, और शांति प्रक्रिया स्थापित हो, और रूस को ऐसा कुछ वहां पर किया जाए कि रूस जो है वो भी, उसको भी थोड़ा दबाव रहे और आगे यूरोप पर आगे नहीं बढ़े। तो ये चीज, और भी पॉइंट्स थे बट मेन मुद्दा ये था। अब देखिए सबसे बड़ी, उन्होंने ऑलरेडी एक लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग हैं जो पहले सिक्योरिटी टीम में थी, उनको जो ऑलरेडी इन्वॉय बना दिया है उन्होंने, जो यूक्रेन और रूस से वार्ता करेंगे इसके बारे में। और इनकी भी स्टडी में पहले बोल चुके हैं ऑलरेडी कि भाई अभी ज़्यादा जो है इसके ऊपर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और या यूक्रेन को नहीं मदद देने की जरूरत है, और वॉर को रोकना है। और रोकना इसी पर है कि जो रूस जो ले चुका है वो है आगे नहीं, उससे आगे नहीं बढ़े। तो ये जो है उन्होंने भी कहा है, पहले ही कहा था नॉमिनेशन से पहले कि ट्रंप के पास कैपेबल हैं, ट्रंप जो है इसको रोक सकते हैं। और दूसरी चीज मैं भी बताना चाहूंगा कि ट्रंप ने ऑलरेडी बात कर ली है, या ट्रंप से बात हुई है जेलेंस्की की भी और पुतिन की भी, और पुतिन को उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये युद्ध रोकने के लिए, और उन्होंने एक तरह धमकी भरे अंदाज में भी बोला है कि पूरे यूरोप में अमेरिकी फौज कई जगह पर है। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बोला है कि अगर आप यूरोप में बढ़ेंगे तो हमारी फौज आपके सामने होगी। तो ये एक तरह से इनको धमकी भी थोड़ी सी है, प्लस यूरोप को आश्वस्त करने के लिए भी है। लेकिन देखिए जेलेंस्की भी, अब उन्होंने, आपने देखा एक जापान में एक चैनल को उन्होंने बोला कि वो तैयार हैं बातचीत के लिए, और जितना जमीन रूस ने ले ली है वो ले ली है अभी जो है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि यूक्रेन जो बचा हुआ है उसको नाटो के अम्ब्रेला में लिया जाए, नाटो में लिया जाए, और बाकी हम डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेंगे जो जमीन गई है उसको लेने में। लेकिन ट्रंप की जो टीम है उसमें यूक्रेन को नाटो में लेने की कोई बात नहीं है, और यही रूस चाहता है कि हमारे बिल्कुल साथ में नाटो नहीं आए। तो शायद ये बात आएगी और इस पर कुछ बात आगे बढ़े। आज देखिए जो बाइडेन जाते जाते वो कर गए जो उन्होंने 2.5 साल में नहीं किया। 2.5 साल तक उन्होंने परमिशन नहीं दी कि लॉन्ग रेंज वेपन रूस के अंदर यूक्रेन इस्तेमाल करे, लेकिन जाते हुए उन्होंने दे दिया और वो बढ़ा दिया चीज़ें। और पुतिन के देखिए उनके एक रक्षा स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वही होगा जिस तरह कुछ साल पहले चेरनोबिल में हुआ था, और वही हालत पूरे यूक्रेन की हो जाएगी। उन्होंने ये भी धमकी दी और ये भी कहा है कि ट्रंप के जो प्रस्ताव हैं पुतिन हो सकता है उसको अमान्य कर दें। तो मतलब अभी धमकी एक दूसरे को दी जा रही है। ट्रंप नेचुरली इसमें नहीं आए हैं तो अभी नहीं बोल रहे हैं, बट ये
ऑलरेडी ये चल रहा है इसके बैक बीच में, चैनल्स में ये सब चीजें बिल्कुल चल रही हैं। ये चल रहा है। तो ये जो चीज है अभी एंड गेम देखिए, मुझे लग रहा है कि यही होगा कि जेलेंस्की ऑलरेडी अब वो समझ चुके हैं कि उनको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, और बहुत खो चुके हैं, और खो देंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। पुतिन गेन करना चाहते हैं मैक्सिमम, और धमकी अपनी पूरी देना चाहते हैं यूरोप को और बाकियों को कि वो मजबूर हों कि ये टेबल पर आए और मेरे जो पुतिन चाहते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़े, नेगोशिएशन हो आगे बढ़ने के लिए। और लेकिन यूक्रेन के भी डर है कि 1994 और 2014 का एग्रीमेंट वो देख चुका है, जहां पर ये उसी समय 1994 वाले में ही था कि पूरी न्यूक्लियर आर्सेनल जितना था वो सब ट्रांसफर हो गया रूस को, कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। और यूक्रेन, और वो कह रहे हैं कि ये सब हुआ, उसके बाद भी एक ट्रीटी और हुआ कि हमारे ऊपर फिर आक्रमण हो गया। तो वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर, उनका बिल्कुल कहना यह था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये अभी एक दूसरे को दिखाने की, डराने धमकाने की बात चल रही है, वन अपमैनशिप की बात चल रही है कि मेरा पलड़ा भारी है, और पुतिन किए जा रहे हैं वो जमीनी हालात पर चल के। आज भी देखिए, कल भी इन्होंने 2-3 गांव कैप्चर कर लिए थे। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके 20 जनवरी से पहले 2 चीजें वो चाहते हैं, मैक्सिमम टेरिटरी और कैप्चर कर लें यूक्रेन का, और कर्स्क में से इनको निकालें। तो ये चीज पर जाकर के चीज रुकी हुई है। और ओवरऑल देखिए तो ट्रंप जब भी आते हैं, पलड़ा तो भारी रूस का ही रहेगा। और यूक्रेन में ऑलरेडी देखिए $200 बिलियन से ज़्यादा खर्च हो चुका है, जिसमें से $120 बिलियन तो अमेरिका के ही हैं। तो बिल्कुल ये इतना सब होने के बावजूद जो हालात देखी है ट्रंप ने, उनको लग रहा है वेस्टेज है, तो कि मिला क्या, कुछ नहीं है। वो है फाइनेंशियली ज़्यादा मदद ना कर पाए ट्रंप। नहीं, देखिए फाइनेंशियली मिलिटरली वो चाहते भी नहीं है कि अगर वो मदद करेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। हुआ क्या, $120 बिलियन देने के बावजूद यूक्रेन से मिला क्या? यूक्रेन तो रूस तो अपना कर लिया जो चाहिए। तो इसलिए वो इस चीज पर नहीं जाएंगे, और वो चाहेंगे कि ये युद्ध समाप्त हो। वो पहले कह चुके हैं मैं 1 दिन में खत्म कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से 1 दिन तो नहीं, कुछ दिन लेकर के जरूर उस पर जाएंगे वो। बिल्कुल। वर्तमान में देखें तो हमने हाल ही में अपना नेवी डे मनाया है, और कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा में, रक्षा में और मजबूती में नेवी का महत्वपूर्ण योगदान है सर। और नेवी को हर मामले में मजबूत बनाने की कोशिश भी लगातार हो रही है, सरकार की ओर से भी हो रही है। फ्रांस के साथ भी हमने डील किया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो नेवी के लिए पाकिस्तान भी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। उसके अलावा चीन भी चुनौती है, और पाकिस्तान और चीन अब मिलके नए क्राफ्ट्स बना रहे हैं। तो ये दोनों अगर मिलते हैं तो भारतीय नेवी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है? बिल्कुल सही है अंकित। देखिए चुनौती तो बहुत भारी होगी, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पहले हम नेवी डे की जो आप बात कर रहे थे, देखिए नेवी डे हम मनाते हैं हर साल 4 दिसंबर को, क्योंकि यही दिन था 1971 में, जबकि पाकिस्तान की 4 नेवल वेसल्स को डुबा दिया था भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने। तो एक कराची के पास, और कराची पोर्ट को आपको पता है कि बिल्कुल लग रहा था, ऐसे समय पर पाकिस्तान को लगा कि कब्जा ही जमा लेगा भारत, ये हालत कर दी थी। और ऐसा इन्होंने बेड़ा वहां रखा था कि उनकी कोई शिप कहीं न भी आ जा नहीं सकती थी। तो ये हालत थी वहां। और जो अभी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही है। देखिए भारत को जिस तरह से भारत के पास इंडो पैसिफिक से लेकर के पूरा हिंद महासागर है, पूरा जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, और शायद क्या मतलब एक ही देश है पूरे दुनिया में जिसके नाम पर एक इतना बड़ा महासागर है। बिल्कुल, हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर ही इंडियन ओशियन है, इतना बड़ा एरिया है। साथ में जितना हमारा ट्रेड और कॉमर्स बढ़ गया है, वो ये आप स्टेट ऑफ हार्मुज नीचे लीजिए, उधर इंडो पैसिफिक लीजिए, और इधर मेडिटेरेनियन और रेड सी लीजिए, पूरा हमको डोमिनेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके लिए हमको ब्लू वाटर नेवी बनना बहुत जरूरी होगा। ब्लू वाटर नेवी मतलब हमको इतनी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हम जो है डोमिनेट कर सकें जितना भी हमारा एरिया है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस तो है, अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इनफैक्ट मेरे हिसाब से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में डालना पड़ेगा पूरा का पूरा। और ये चीज जरूर हालत तो हमें इसको
बनाना पड़ेगा आत्मनिर्भरता से ही, जो भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि ये करें, क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा तीसरा बन रहा था, लेकिन वो थोड़ा होल्ड पर आ गया है अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जरूरी अभी है वो है सबमरीन्स का। हमारी सबमरीन्स पुरानी हो रही हैं, तकरीबन 11 ऐसी सबमरीन्स हैं जो कि तकरीबन 30 साल होने वाली हैं, जो 16 के आसपास सबमरीन हैं उनमें से, तो वो तो कुछ ही सालों में डिकमीशन हो जाएंगी। तो इसीलिए जो आपने कहा अभी कि फ्रांस के साथ डील हुई है, सबमरीन्स बन रही हैं, 6 जो उनके साथ हैं वो तैयार हो जाएंगी, लेकिन ये धीरे धीरे आएंगी। 2 तो अभी 2000 अगले 2 सालों में, उसके बाद अगले 2 सालों में, ऐसे करके ये हासिल हो जाएंगे, और न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी उनकी होगी और काफ़ी फर्क उससे पड़ जाएगा। और इसके साथ ही देखिए कुछ और शिप्स जो लेटेस्ट अभी लिए हैं भारत ने अपने बेड़े में, जो शामिल किया INS सूरत है, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसके साथ अभी उन्होंने INS वाकशीर एक ली है, देन जो INS तुलसी है, INS नीलगिरी है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, ऐसे करके फ्रिगेट्स ली हैं जिनसे कैपेबिलिटी बढ़ रही है हमारी इसके साथ। लेकिन जो आपने बात की चीन की और पाकिस्तान की, देखिए चीन तो हमसे आगे है, इसमें दो राय नहीं है कि उसके पास जो नेवी है वो है ब्लू वाटर नेवी, वो काफ़ी उसके पास सबमरीन्स हमसे ज़्यादा हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी ज़्यादा हैं, तो वो जो है लेकिन हम भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और उसी हालत में जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जो बात आप कह रहे हैं, पाकिस्तान जो है एक खुद जो एक ब्लू वाटर या एक बड़ी कैपेबिलिटी बना रहा है, और एक जिस कैपेबिलिटी वो बना लेगा, जैसे हमारे नेवल चीफ ने अपने भाषण के दौरान बताया इन नेवी डे में कि वो 50 शिप्स वाला एक नेवल पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अब वो करेगा तो नेचुरली उसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, और इसमें इसकी पूरी मदद जो है चीन कर रहा है। अब चीन जो है, जैसे हमने कहा कि चीन तो हमसे आगे तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम उसको रोक नहीं पाए। तो अगर पाकिस्तान भी हो गया तो जरूर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। और इसमें जो है खास करके मिडिल ईस्ट और इस इलाके में पाकिस्तान इवन पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करेगा। पाक अपनी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, जो कराची में इसकी इंजीनियरिंग शिप बिल्डिंग जो है वहाँ पर उसको बढ़ा रहा है चीन की मदद से। और इसमें जो है दोनों अगर इस तरह हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा थ्रेट भारत के लिए होगा, और सिर्फ भारत नहीं, बाकी भी जो देश हैं, क्योंकि सभी दुनिया के 70% 60% तो इधर से ही ट्रेड होता है, तो सबके लिए होगा। और जहाँ तक भारत की आपने बात की, जो राफेल के लिए हमने डील की है फ्रांस से, उसमें से 26 की हुई है, जिसमें 22 राफेल आएंगे मेरीन जो होंगे सिंगल सीटर, और 4 होंगे ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो ये जो है डील अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो ये आशा है कि जल्दी हो जाएगी। अभी कंफर्म होनी है और मिलने में तो समय लगेगा ही, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगी। और लॉन्ग रेंज जो मैट्योर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी बात हो रही है। इसको और बढ़ाने के लिए एंटी शिप वेपन्स भी इंडियन नेवी ले रही है। और जैसे मैंने कहा, एक सबमरीन ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी भी एक एसएसएन प्रोजेक्ट है जिसको कि अब तरजीह ज़्यादा दी जा रही है इसमें। और 2 जैसे मैंने कहा 2036 तक तकरीबन है कि ये सबमरीन्स आ जाएंगी, जो कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें। और किसी भी ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, इसीलिए एयरक्राफ्ट वाला थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्लो हो गया है, और अल्टीमेटली 2 के बाद 6 सबमरीन्स आ जाएंगी भारत के पास। बिल्कुल, तो कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी इससे। उसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कम है, पाकिस्तान के पास एक हैंगर क्लास सबमरीन्स हैं जो कि एडवांस्ड हैं। उसके पास उन शिप्स के पास जो है ये सबमरीन्स के पास AIP कैपेबिलिटी है, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन है,
वो भी उनको काफ़ी एडवांस बना देता है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास अपनी भी शिप्स हैं जो उसने ली है, लेकिन पाकिस्तान का एम है कि 2030 तक वो 11 सबमरीन्स हासिल कर ले, EIP वाली। उसकी ये भी कोशिश है कि कुछ सबमरीन्स पर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल या वेपन भी लगाए जाएं। तो ये प्रोजेक्ट्स वो लेके चल रहा है। मतलब वो जो है शैलो वाटर जो टेक्नोलॉजी है, शैलो वाटर अटैक टेक्नोलॉजी लेकर के चल रहा है कि भाई कम से कम हम शैलो वाटर में इंडिया को, भारत को वहाँ पर उसको रोक सकें। तो ये जो है चीज़ें लेकर के पाकिस्तान चल रहा है। चीन पूरी उसकी मदद इसमें कर रहा है, और जैसे नेवल चीफ ने हमारे बताया, और हमारे सरकार भी पूरी तरह इसको अपने नज़र में रखी हुई है। और देखिए, हर एक चीज़ तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और समय जरूर लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी नेवी कैपेबल नहीं है। अभी भी देश की रक्षा करने की जो जरूरत है उसके लिए कैपेबिलिटी है, और आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें जरूरी है, देखिए आत्मनिर्भरता जरूरी है, वो करना। उसमें जरूर, उसमें भी देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। तेजस एयरक्राफ्ट जो आने थे वो नहीं आ पाए। इंजन जो उनका जो अमेरिका से आना था, GE इंजन, वो नहीं आ पाया। तो डीले तो उसमें हो रहा है, और इसीलिए जरूरी है कि ऐसे एयरक्राफ्ट लिए जाएं जो चीज़ की हम जो है समय के साथ चलें, जो हमारी समय जरूरत है। बिल्कुल। अब हम सर आते हैं इजराइल की तरफ, और इजराइल हमास का जो युद्ध है वो हमने देखा कैसे लगातार जारी है। हालांकि लेबनान के साथ समझौता ज़रूर हुआ था, और उस समझौते के बाद ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं इजराइल अब शांति प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि लेबनान में इजराइल का अटैक अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इजराइल अभी भी अटैक क्यों कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और समझौते का क्या होगा फिर? कि देखिए, बिल्कुल ठीक है कि अभी 7 या 8 दिन हुए, 4 तारीख को ही हमास के साथ भी समझौते के, देखिए, हाँ, ये हिजबुल्लाह के साथ समझौता हुआ था। और पिछली बार हमने दर्शकों को बताया था कि भाई ये पीछे चल रही है डिप्लोमेसी। लेबनान ने भी बोला है समझौता करना चाहता है, और ये कुछ बात वहाँ पर बन जाए, और अमेरिका और फ्रांस ने मिल करके इसमें ये समझौता कराया था। और समझौते में मुख्य चीज़ें यही थी, 13 पॉइंट थे एग्रीमेंट में, समझौते में, और उसके जो मुख्य पॉइंट यही थे कि 60 दिनों के अंदर जो साउथ लेबनान का एरिया है, 10 किलोमीटर का जो एरिया है लेबनान बॉर्डर से लेके लेबनान के अंदर तक, वो खाली कर दिया जाएगा। जिस बार इजराइल भी ने अपना ग्राउंड अटैक किया था, हमने बताया ही था दर्शकों को, और हिजबुल्लाह जो वहाँ पर एक्टिव है। और उसके साथ था कि जो यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है पहले का, जिसकी हमने पहले बात की थी दर्शकों के साथ, उसके हिसाब से हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा। हिजबुल्लाह जो है अपना हथियार नहीं रखेगा अपने साथ, और इस इलाके में साउथ लेबनान का जो एरिया है जहाँ हिजबुल्लाह अभी था, वहाँ पर लेबनान की फौज होगी, और यूनाइटेड नेशंस वाली जो फोर्स इन लेबनान है, यूएनफिल, वो रहेगी। उसके अलावा ना इजराइल का कुछ रहेगा, ना हिजबुल्लाह का कुछ रहेगा। और उसमें ये भी था कि कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ लेबनान के ऊपर ये इजराइल। लेकिन उसमें ये भी था कि डिफेंसिव ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं, लेबनान और इजराइल। हिजबुल्लाह की बात नहीं आई थी, क्योंकि हिजबुल्लाह तो कहीं इसमें है नहीं, था नहीं बीच में। और जो यूनाइटेड नेशंस वाली हम बात कर रहे थे कि जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मतलब लेबनान आर्मी रहेगी, बाकी जो ग्रुप्स हैं, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे बाकी जो भी ग्रुप्स हैं, उन सबको डिसआर्म किया जाएगा। तो ये भी चीज़ इसके अंदर थी। अब इसमें जो है तकरीबन 10,000 ट्रुप्स हैं इनके। कहा यह जा रहा था कि लेबनान आर्मी का तो कुछ वर्चस्व ही नहीं है, सब हिजबुल्लाह ही सरकार भी चलाता है और इनकी चलती है। तो कैसे ये चलेगा या नहीं चलेगा, पहले इसके ऊपर डाउट आ रहे थे। और इसमें एक चीज़ और थी,
कि ट्रुप्स तो जाएंगी, हिजबुल्लाह जाएगा, और हिजबुल्लाह के जो भी ठिकाने बने हुए हैं, हिजबुल्लाह ने कुछ आर्म्स एम्युनिशन की जो फैक्ट्रीज बना रखी हैं, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी। ये भी उसके अंदर था, जितने भी रिबेल ग्रुप्स थे उनके। और एक लिटानी रिवर है, उसके पास का एरिया है, वहाँ तक सब विड्रॉ कर जाएंगे, और उसके जो बीच में है ये दोनों तरफ रहेंगे, लेबनान और यूनाइटेड नेशंस की जो आर्मी है, फोर्स इन लेबनान। तो देखिए वो और मॉनिटर करना था यूएस एंड फ्रांस ने ही। हालांकि उसमें बड़ा क्लियर था, यूएस ने, अमेरिका ने बोल रखा था कि हमारे ट्रुप्स वहाँ नहीं होंगे, कॉम्बैट ट्रुप्स नहीं होंगे, इसका मतलब फ्रांस रखे, और फ्रांस जो है यूनाइटेड नेशन जो फोर्स है उसके थ्रू मॉनिटरिंग करे। तो डाउट इस पर यह रहा था कि क्या लेबनान इसके ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर अपना वो जमा पाएगा, कि उनको मजबूर कर पाएगा इसके लिए, पहले कहा जा रहा था। और वही चीज देखिए अभी हुई, क्योंकि नेतन्याहू तो पहले बोला था कि हमारे पास फुल फ्रीडम है, अगर हमारे ऊपर कुछ किया गया तो हम जवाब देंगे। अब हिजबुल्लाह ने 2 मॉर्टर फायर किए, इन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की, जिसमें 27 लोग मारे गए। 2 दिसंबर की रात को मॉर्टर अटैक किया था हिजबुल्लाह ने, और इजराइल ने फिर एयर स्ट्राइक किया उनके ऊपर, लॉन्चर से फायर किया 11 जो है ठिकानों पर हिजबुल्लाह के। तो ये जो है देखिए इन 13 महीनों में ही 4-5 हजार लोग मारे जा चुके हैं लेबनान के। 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं सदर्न लेबनान से के पास से। सदर्न लेबनान से ही पूरा इलाका ही लगभग खाली होकर के कुछ सीरिया में गए हैं, कुछ और ऊपर चले गए हैं। तो ये बहुत बड़ी वहाँ ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम हुई है। और ये इन्होंने ऑलरेडी, नेतन्याहू ने तो बोल रखा है कि भाई हम तो, हमारे ऊपर अगर कुछ किया जाएगा हमारे ऊपर, तो हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका जवाब देंगे। और वही उन्होंने किया। हालांकि लेबनान के स्पीकर जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इजराइल को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो है चीज़ अभी भी है, और इजराइल ने तो वार्न कर रखा है जो वहाँ से सिविलियंस बाकी लोग गए हैं, जो भी हिजबुल्लाह के, कि आप वापस नहीं आए, साउथ लेबनान में तो अच्छा रहेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इजराइल को ये लग रहा है कि अगर ये शांति प्रक्रिया की बात चलती है तो ये लेबनान उतना नहीं कर पाएगा। यूनाइटेड नेशंस भी जो अभी तक कुछ नहीं कर पाया, तो अभी भी नहीं कर पाएगा, एनफोर्स नहीं कर पाया रेजोल्यूशन। और हिजबुल्लाह और मिलिटेंट ग्रुप्स अपनी ताकत, इसको ये समय लेके अपनी ताकत बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा डर जो है नेतन्याहू और इजराइल को है। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ है कि हिजबुल्लाह को आपने कमज़ोर कर दिया, ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह की आइडियोलॉजी कमज़ोर नहीं हुई। वो और लोगों को लेकर के और जो है आगे जा सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक गाज़ा की बात है, देखिए गाज़ा में भी नेतन्याहू आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ तो अभी भी 4 तारीख को भी 30 लोग मारे गए हैं वहाँ पर। करीब जो 24 घंटे के जो टाइम है उसमें, खान यूनुस में 3 दिसंबर को यही हुआ है। तो हमास ने भी देखिए अभी सबसे बड़ी जो चीज़ है, आके रुक गई है हॉस्टेजेस के ऊपर, जो बंदी हैं। और पिछले 14 महीनों की लड़ाई में 33 तकरीबन जो रिकॉर्डेड है, ये जो हमास ने बंदी लिए थे वो मारे गए हैं। और हमास कहता है कि इजराइल की वजह से मारे गए हैं, कि इजराइल ने रिस्क ऑपरेशन किया या बाकी ऑपरेशन किया, उसकी वजह से मारे गए हैं। और इजराइल कहता है कि हमास ने मारे हैं इनको, लेकिन अभी पूरी खबर नहीं है। जो भी जुज़बंदी अभी हैं 90 के आसपास, उसको हमास ने अब धमकी दी है कि अगर इजराइल कंटिन्यू रखेगा तो ये नहीं बचेंगे। इसके साथ ही देखिए ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में बोला है, अगर 20 जनवरी तक इफ होस्टेजेस आर नॉट रिलीज्ड बिफोर 20 जनवरी तो देयर विल बी हेल टू पे। मतलब वो बहुत बुरा हाल करेंगे इनका, हमास का, अगर इनके टेक ओवर करने से पहले अगर ये युद्धबंदी रिहा नहीं होते हैं। और ये करना पड़ेगा, ये इनको कहना भी पड़ा, क्योंकि देखिए इनके इलेक्शन में बहुत बड़ा सपोर्ट था जितने ज्यूज थे वहाँ पर। तो ये जो है ये भी एक है। और हमास की धमकी अपने साथ है। उन्होंने बोला है कि ऑल कैप्टिव्स में बी लॉस्ट इफ वॉर इज कंटिन्यूड, ये हमास का कहना है। तो ये दोनों तरफ से बहुत बड़ी धमकी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देखिए इजराइल को भी ये युद्ध का जो झोंक कहते हैं ना, इसकी लपेटे पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए
इजराइल में भी खबर यह है कि एक बार तो 800 के आसपास जो रिजर्विस्ट थे उन्होंने आने से मना कर दिया था। लड़ाई से भी उनको लग रहा है कि हम फायदा क्या मिल रहा है, कि अगर हमें दोबारा वापस अगर करना पड़ा तो वेपन शॉर्टेज है ही है। इंटरनली उनको ऑलरेडी सामना करना पड़ रहा है विरोध का अपने ही देश में। बाहर के तो लोग कह ही रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ हो रखी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से उनके ऊपर वारंट जारी हो रखा है। हालांकि बड़े हास्यास्पद है कि देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनको वारंट जारी किया, उसने पुतिन को भी किया, पूरे वेस्ट और बाकी अमेरिका कह रहा है कि पुतिन को अरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, नेतन्याहू को कोई अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी का मेंबर ही नहीं है इजराइल, उधर अमेरिका भी मेंबर नहीं है, तो फिर अमेरिका क्यों कहता है कि उसकी रूलिंग जो है गलत है या सही है अगर मेंबर ही नहीं है तो ये जो इंटरनेशनल लॉ और जिसकी बात कर रहे हैं वो कहाँ है इस मामले में। दूसरी है, इसके साथ साथ देखिए नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद गाजा पर फाटा या हमास का कब्जा नहीं होगा। इसके खिलाफ ये भी बात चल रही है कि टर्की में फाटा और हमास मिल के बात कर रहे हैं कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे युद्ध के बाद। दोबारा क्या मैं कहूँगा तीसरी या चौथी बार कतर इजिप्ट मिल करके और ये पीस टॉक्स हमास के साथ उसकी भी बातचीत कर रहे हैं। जब ये इसका हो गया था लेबनान हिजबुल्लाह के साथ या लेबनान के साथ, तो जो बाइडेन तो लगे हुए हैं कि उनके जाने से पहले हो जाए कि ये कामयाबी वो दिखाएं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, उससे कुछ मिल नहीं रहा है। उन्होंने सोचा था जैसे कि उनको यूक्रेन को परमिशन दे देंगे लॉन्ग रेंज विजन वेपन, उसमें रूस में उससे हमला करेगा तो शायद पुतिन आ जाएं कि नहीं हम संधि करेंगे। वहाँ भी नहीं हुआ और यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि इससे जो बाइडेन को कुछ हासिल हो पाएगा। तो इसलिए सभी वेट वही करेंगे कि ट्रंप के आने के बाद 20 जनवरी के बाद क्या है। और इसमें इंटरनेशनल सिचुएशन चूंकि मिडिल ईस्ट की ओर खराब हो रही है और होती रहेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ हो पाएगा। संधि होने के बावजूद भी आग सुलगती रहेगी, समाप्त नहीं होनी है। बिल्कुल। अभी हमने इजराइल की बात की है और कहीं ना कहीं सीरिया को लेकर भी दुनिया में चिंताएं हैं। और सीरिया में जिस तरीके से अमेरिका से समर्थित जो विद्रोही समूह है वो राष्ट्रपति जो है वहाँ के, जिनको रूस का समर्थन है, उनके खिलाफ विद्रोह पर उतर आए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अमेरिका और रूस आमने सामने हैं? वैसे तो हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी ये आमने सामने हैं। अंकित, अभी आप देखिए हम लोगों ने बात की थी, जब आपने शुरू ही किया इजराइल के साथ, और इजराइल में भी हमने कहा था कि देखिए मिडिल ईस्ट एक अशांत क्षेत्र है और ये बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है कि वहाँ से ये खत्म हो। और विडंबना ये है कि ये बाहरी शक्तियों की वजह से हो रहा है। और जितने मिडिल ईस्ट के जो 22-23 देश हैं वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, अपने देशों के लिए। सीरिया में हम अगर चलें, देखिए सीरिया काफ़ी मतलब आप मैं कहूँगा कि अभी के जो राष्ट्रपति हैं ये 24 साल से हैं सत्ता में और बड़े अजीबोगरीब तरीके से बने थे। इनके जो पिता थे, इनके फादर, वो पहले राष्ट्रपति थे, 2000 में उनकी मौत हो गई। नाउ इनका ये नियम था कि पहली बात तो कि कोई राष्ट्रपति पद के लिए 40 साल से नीचे वाला अप्लाई नहीं कर सकता, बनेगा नहीं राष्ट्रपति। इनके पिता के मौत के कुछ ही घंटों बाद अमेंडमेंट कर दिया गया कि 34 साल, वो 40 साल की जो लिमिट थी मिनिमम, उसको 34 साल कर दिया गया, क्योंकि अभी बशर अल असद जो अभी राष्ट्रपति हैं उसमें 34 साल के थे। अच्छा। और इनको 2000 में राष्ट्रपति बनाया गया। अब आप समझिए कि 2000 से इसीलिए कह रहे हैं कि 24 साल से वो सत्ता में है और उसका समर्थन है उनको, रूस से उनको समर्थन है। देखिए 2000 में जब ये आए तो ये इन्होंने शुरू में लगाए, लोगों को ये आशा लगी कि ये थोड़ा हटके होंगे अपने पिता से, पढ़े लिखे हैं, अगर ऐसी चीजें हैं तो वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे। लेकिन ये अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलने लगे।
इन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके अगेंस्ट हो गए। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तो ये जो है अमेरिका के खिलाफ हो गए। और नेचुरली जब ये ऐसा रहा तो रूस ने इसका साथ दिया, रूस से इनको मदद मिली और ये एक तरह से कहिए कि तानाशाही के साथ ही अपना वो करते रहे। 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुई थी, जब अरब में डेमोक्रेसी की बात शुरू हुई थी, तो यहाँ भी वो बात आगे चली, सीरिया में भी। और उस अरब स्प्रिंग का फायदा ये हुआ था कि कई देशों ने, जैसे सऊदी लीजिए, यूएई लीजिए, कतर लीजिए, इन्होंने अपना जो शासन है थोड़ा ढीला किया। अमीर थे, शेखडम, यही सब चलता था इनके यहाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात चल रही थी, जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजाओं कभी होती थी। तो इन्होंने थोड़ी सी ढील दी लोगों में। और अब देखिए सऊदी ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर ने तो काफ़ी ढील दे रखी है औरतों को और बाकियों को पढ़ने लिखने की इजाज़त, ड्राइविंग और बाकी कई चीज़ों की। वो चीज़ यहाँ नहीं हुई। और यहाँ जो है असद ने क्या किया, ये मिलिट्री एक्शन लेते रहे अपने अपोनेंट्स को दबाने के लिए। ये जो है इनका चलता रहा था। और इन्होंने जितनी आर्म्ड रिबेलियन होती रही, इनके खिलाफत होती रही, और धीरे धीरे इनके एक्शन से रुका नहीं और एक वो सिविल वॉर में बदल गया। और 2013 आते आते हालत बहुत बेकाबू हो गए थे इनके। और कहा तो ये जा रहा है कि 2013 और 2016 दोनों में इन्होंने बहुत बुरी तरह दमन किया, हजारों लोग मारे गए। और इनमें ये भी कहा जाता है कि इन्होंने शायद केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया था अपने ही लोगों के खिलाफ, इन विद्रोही गुटों के खिलाफ। 2016 में तो बहुत ज़्यादा बमबारी की थी इन लोगों के खिलाफ। और रूस और ईरान ने इनका सपोर्ट किया। और 2016 में दमनकारी नीतियों के बाद 2018 में ये अपनी थोड़ी मजबूत किए, उन्होंने कंट्रोल किया, अपनी पोजीशन को उन्होंने मजबूत किया। लेकिन सिविल वार चलता रहा। जो रिबेल्स थे वो रुके नहीं और उनको अमेरिका की मदद मिलती रही। टर्की भी करता रहा, बाद में टर्की ने कम कर दिया। और हालत ऐसी हो गई कि 2022 आते आते 22-23 तक तकरीबन 30% एरिया रिबेल्स ने अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले भी इन्होंने, जो अभी अलेप्पो में जो न्यूज़ आ रही है जहां कब्जा कर लिया, इन्होंने पहले भी किया था, लेकिन उसको छुड़ा लिया था असद ने अपनी आर्मी से वहां पर। अब जो मेन मिलिटेंट ग्रुप है HTS है, वहां पर कहा जा रहा है कि अमेरिका सपोर्ट करता है। उसके साथ अमेरिका तो जरूर कहता है कि नहीं, ये टेररिस्ट ग्रुप है, हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन देखिए सितंबर में आपको याद होगा, हमने दर्शकों को बताया था कि अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बिंग की थी, बम गिराए थे सीरिया में, ये कह करके कि अल कायदा के ठिकाने हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स के हैं। जबकि अल कायदा एक्चुअली डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं है अभी इजराइल के साथ। लेकिन इन्होंने वहां हमला किया था और उसके बाद रिबेल ग्रुप्स को और मजबूती मिली आगे बढ़ने का। इसके साथ सीरिया के साथ जरूर रूस और ईरान दोनों हैं जो कि इसका साथ दे रहे हैं। और जब ये आगे शासन के साथ हैं। हाँ। और जो रिबेल्स हैं उसके साथ उनके साथ जो सपोर्ट मिला है। अब एलेप्पो का देखिए, एक उन्होंने अचानक ये कब्जा किया, सरप्राइजिंगली, कि इनको किसी को लगा नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन ये पहले से जरूर बन रहा होगा। इन्होंने उस हिसाब से कब्जा किया है। और कहा तो भी जा रहा है कि ये एक रणनीति है अमेरिका की कि रूस को उलझाए रखो, यहाँ भी ये भी एक रणनीति हो सकती है। और अब देखिए मेजर बहुत बड़ी सिटी है अलेप्पो, जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन रूस के प्लेन्स ने स्ट्राइक किया वहाँ और तकरीबन 300 जो है 24 घंटे में मारे गए हैं रिबेल्स, उनका कहना है। और एक पुलमिरा सिटी है जो भी वहाँ भी रिबेल्स कंट्रोल करने की तरफ हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें काफ़ी उनको सामना करना पड़ रहा है आर्मी का और रेजिस्टेंस का। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा 30% तकरीबन एरिया, 4 प्रांत जो है रिबेल्स के कंट्रोल में है। और जहाँ पर आए हैं एलेप्पो और उसके पास पहुँच गए हैं, उसके आगे वहाँ से जो मेन सिटी है सीरिया की, दमिश्क, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। तो ये जो है
बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है असद के लिए। उनकी पूरी जो है सत्ता जा सकती है हाथ से अगर ये रिबल्स आगे बढ़ गए तो इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं उनको रोकने के लिए वहाँ। और टर्की देखिए पहले सीरिया के खिलाफ था, लेकिन अब जो है वो भी सोच रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि अगर रिबल ग्रुप्स आ गए तो टर्की को भी नुकसान होगा। ऑलरेडी सीरिया में टर्की के खिलाफ, जिसके टर्की मीन्स एर्दोगन के खिलाफ जो ग्रुप है पीकेके बोलते हैं, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, वो जो है उनका हेडक्वार्टर इधर है सीरिया में, और सीरिया से वहाँ अपना अटैक करते रहते हैं टर्की में, जो मेजर प्रॉब्लम है एर्दोगन के लिए। तो एक वो भी है वहाँ, लेकिन लाखों सीरियंस रिफ्यूजी हैं टर्की में जो गए हुए हैं भाग करके पहले। कहा तो ये जा रहा है कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो तकरीबन 50 लाख के आसपास हैं, जो सिर्फ टर्की नहीं बाकी जगह भी निकले हैं इसी वजह से। तो ये जो है मुख्य चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि अभी वहाँ पर सीरिया में भी तकरीबन अमेरिका के 900 ट्रुप्स हैं, और रूस के तो 2 मेन बेस हैं सीरिया में, एक टाटार करके है और दूसरा हेमेमिन करके है जो मेडिटेरियन सी में है, मेजर बेसिस हैं। तो वो भी एक मुख्य चीज़, अगर रिबेल्स आ गए तो उस पर बहुत असर पड़ने वाला है, और रूस का दबदबा वहाँ का मेडिटेरियन का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये भी चीज़ वहाँ है। और हालांकि देखिए अमेरिका ने तो ऑलरेडी पहले से बोलते आ रहे हैं कि एक असद जो है एक खूनी तानाशाह है, ये जो ब्लडी डिक्टेटर, और वो उसने हमेशा ये बोला है कि इनको जो है हटना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम HTS जो रिबल ग्रुप है जिसने कब्जा किया उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट तो है उसको। और अब चूंकि चारों आ गए हैं, देखिए अमेरिका आ गया है, रूस और ईरान ही है, टर्की भी है, तो ये भी नहीं लगता कि बहुत जल्दी मामला ख़त्म होगा, और सबके इंटरेस्ट हैं इसमें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता किसी एक दो के इंटरेस्ट हों और उस पर ये रुक जाए, तो ये भी थोड़ा एस्केलेशन होगा, जल्दी नहीं ख़त्म होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट अशांत क्षेत्र बनता ही जा रहा है। लग रहा था कि शांति स्थापित होगी, लेकिन नहीं हो पा रही है। ईरान इजराइल का वही हाल है, इजराइल लेबनान, इजराइल यमन लीजिए, सीरिया लीजिए, अगर ये सारे देश ऐसे रहेंगे तो शांति तो वहाँ स्थापित हो ही नहीं पाएगी, और ये इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, वहीं पर नहीं दुनिया में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी भी मिडिल ईस्ट में बहुत चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के वहाँ पर कई चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है लोगों की। और अगर ईरान और बाकी न्यूक्लियर की तरफ बढ़ते हैं तो मुश्किल और बढ़ने वाली है। बिल्कुल सारे देश वहाँ के इस अशांति को देख करके या तो अलाइन होंगे किसी के साथ, बिल्कुल, या अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, बिल्कुल, या किसी से गारंटी लेंगे अपनी, बिल्कुल। तो ये चीज़ तो अशांति को ही और बढ़ाएगी। पहले भी हमने कहा था एक बार वहाँ के बारे में कि जब तक वहाँ के देश मिल करके अपनी सुरक्षा या शांति या वहाँ का अब एक दूसरे का भरोसा नहीं कायम करेंगे, तब तक वहाँ शांति जो है बाहर की वजह से स्थापित होने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का हमारा शौर्य पथ कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।